नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान भारतीय जहाजों को हॉर्मुज पार कराएगा, नाकेबंदी की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप, पुतिन और नेतन्याहू के समर्थन के बाद भी हंगरी में चुनाव हारे विक्टर ऑर्बान। दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान, सऊदी कतर में संकट मोचक 46,500 करोड़ की मदद मिलेगी। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग ने लिया हिंसक रूप, 50 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, सीएम योगी ने गठित की कमेटी। बिहार में आज शाम होगा नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, 15 अप्रैल को पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल और गहरे हो गए हैं। एक और जहां अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों की पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भारत के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद करेगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह के अनुसार दोनों देशों के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत जारी है। हालांकि ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि यदि उनके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई में अब तक 158 ईरानी जहाज तबाह किए जा चुके हैं। सोमवार शाम से लागू होने वाली इस नाकेबंदी से वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसे लेकर चीन और रूस ने भी चिंता जताई है। हंगरी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पिछले 16 वर्षों से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान को आम चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके पुराने साथी और अब खुर विरोधी पीटर मायर की तीसरा पार्टी ने 199 में से 138 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भारी बहुमत हासिल किया है। ऑर्बन की पार्टी फिदेश मात्र 55 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव में लगभग 80% रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसे ऑर्बन के भ्रष्टाचार और उनकी नीतियों के खिलाफ जनता के कड़े जनादेश के रूप में देखा जा रहा है। विक्टर ऑर्बन को डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे कद्दावर वैश्विक नेताओं का करीबी माना जाता था, लेकिन ये समर्थन भी उन्हें हार से नहीं बचा सका। पीटर मायर, जो पिछले ऑर्बन की ही पार्टी का हिस्सा थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग होकर विपक्ष की आवाज बने थे। इस जीत के बाद राजधानी बुडापेस्ट की सड़कों पर जश्न का माहौल है और हजारों लोग डेमोक्रेसी के नारों के साथ इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं। उस उलटफेर का असर अब पूरे यूरोप और वैश्विक कूटनीति पर पड़ना तय माना जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान को एक बार फिर खाड़ी देशों का सहारा मिला है। सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान को $5 अरब लगभग 46,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। ये मदद इस्लामाबाद के लिए तब लाइफलाइन साबित होगी जब उसे इसी महीने 23 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात का $3.5 अरब का पुराना कर्ज लौटाना है। कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 दिन का समय शेष बचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई द्वारा कर्ज रोल ओवर करने की नीति में बदलाव के बाद पाकिस्तान पर तत्काल भुगतान का दबाव बढ़ गया था। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति इतनी नाजुक है कि यदि सऊदी और कतर से ये राशि समय पर नहीं मिलती तो देश के लिए डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो सकता था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपनी मदद के बदले शर्त रखी है। पाकिस्तान के प्रमुख कर्जदाता देश अगले 3 वर्षों तक अपना पैसा वहां से नहीं निकालेंगे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए शुरू किया जा सके। $7 अरब का प्रोग्राम सफलतापूर्वक चलाया जा सके। दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले कई दिनों से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे श्रमिकों का आंदोलन सोमवार को व्यापक हिंसा में तब्दील हो गया। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते नोएडा के करीब 10 औद्योगिक क्षेत्रों में भारी उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने 50 से अधिक फैक्ट्रियों को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव और तोड़फोड़ की है। इस दौरान हिंसा इतनी भीषण थी कि उपद्रवियों को 150 से अधिक वाहनों के क्षतिग्रस्त कर दिया और लगभग 50 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें पुलिस वाहन भी शामिल है। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए प्रशासन ने RAF और PAC की टुकड़ी को तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और औद्योगिक शांति
भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस ड्रोन के जरिए संदिग्धों की निगरानी कर रही है। बिहार में आज मंगलवार शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की अहम बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। इस बीच कयासों का बाजार गर्म है और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच पटना के मंदिरों में हवन पूजा भी शुरू हो गई है। शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11 बजे अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करने के बाद पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जेडीयू कार्यालय से नीतीश कुमार के पुराने पोस्टरों को हटाया जाना और उनके नए बंगले का निरीक्षण करना राज्य में एक नए नेतृत्व के आगमन का स्पष्ट संकेत दे रहा है। आगामी 15 अप्रैल को पटना के लोक भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।